सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो गणित विषय है, इसके पूरे सिलेबस को मैंने पढ़ा दिया है, पूरा राजन सीरीज पढ़ा दिया है और पवन सीरीज में आपको पढ़ा रहा था, जिसमें आपके बहुविकल्पीय अति लघुत्तरीय प्रश्नों को मैंने कंप्लीट करा दिया था। और पिछले क्लास में मैंने लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके परीक्षा में 2 नंबर के पूछे जाते हैं, ऐसे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू कराया था पवन सीरीज में जो दिए गए हैं। ये आपकी नई पवन सीरीज है 2025 संस्करण की। इसमें हमने लघुत्तरीय प्रश्न को स्टार्ट किया था पिछले क्लास में, जिसमें 12 प्रश्न मैंने करा दिए थे। अब आज की इस क्लास में प्रश्न संख्या 13 से आप देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत ही ध्यान से आपको देखना है और पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और इस क्लास को बहुत ही अच्छे ढंग से सभी लोग अटेंड कर पाएं। अब चलिए देखिए, इसी तरीके से आपको सभी विषय पढ़ाए गए हैं। सभी विषयों का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ प्रश्न क्या 13 है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर विषम के आने की संभावना ज्ञात कीजिए। 2 पासों को एक साथ फेंका जा रहा है तो विषम जो आने की संभावना, मतलब दोनों पासों पे विषम आए। अब देखिए, जब 2 पासों को फेंका जाता है तो क्या क्या आ सकता है। पहले पे मान लेते हैं 1 आ रहा हो तो दूसरे पे क्या क्या आ सकता है। दूसरे पे 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक, अगर पहले पे 1 आ रहा हो तो इसी तरीके से दूसरे पे जो है वो 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है। इसी तरीके से अगर पहले पे 2 आ रहा हो तो दूसरे पे 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, यहाँ पे हमको देखना है कि दोनों पे विषम आ रहा हो। तो अभी हम देखते हैं, पहले ये देख लीजिए कि इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, सैंपल स्पेस क्या होता है। मतलब कि अगर 2 पासों को फेंका गया तो क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। पहले पे 1 आते हुए दूसरे पे 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। इसी तरीके से दूसरे पे पहले पे 2 आते हुए दूसरे पे 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। इसी तरीके से पहले पे 3 आते हुए, पहले पे 4 आते हुए, पहले पे 5 आते हुए, पहले पे 6 आते हुए दूसरे पे 1 आ सकता है। ठीक, इस तरीके से लिख लीजिए। और फिर इसी तरीके से 3, 4, 5 और 6, यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे 2 आ सकता है, यहाँ पे 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 आ सकता है। ठीक, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि पहले पे 1 आते हुए दूसरे पे 1 आते हुए पहले पे 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है। ये इस लाइन से ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 और ये 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6 और ये 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6 और ये 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है ऐसी घटना जिसपे जो है दोनों पे विषम आ रहा हो। तो देखिए, यहाँ तो 1 आ रहा है, 1 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 1, 1, ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। 1, 3 ये भी क्या हो जाएगा, विषम। और 1, 5 ये भी विषम। इसके बाद देखिए यहाँ 2 आ रहा है सभी में, तो 2 सम संख्या होती है, तो इस लाइन में नहीं पढ़ेंगे। अब 3, 1, 3, 3, 3, 5 ये विषम संख्याएं हो गई। यहाँ देखिए सभी में 4 है तो उसको नहीं आप लेंगे। यहाँ पे ये इतनी 3, 3, 6, 3, 9 विषम संख्याएं आपको मिल गई। ठीक, और प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कुल घटना देखिए 36 घटनाएं घटित हो सकती हैं जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। ये 36 घटनाएं आपके सामने हैं।
तो हम लोग जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, संभावना निकालते हैं, तो नीचे लिखते हैं कुल घटनाएं और ऊपर लिखते हैं जो हमारे अनुकूल घटना है। हमारे अनुकूल यानी कि विषम संख्या आने की घटनाएं कितनी है? 3 3 6 3 9। तो यहां लिखेंगे 9। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 9 से ऊपर नीचे काटेंगे तो 1/4। यही प्रोबेबिलिटी, यही संभावना आ जाएगा, 1/4 ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, किसी कक्षा के 24 विद्यार्थियों की आयु के आंकड़े निम्नलिखित हैं। यहाँ पे आपको प्रश्न में दिया नहीं है, लेकिन जो पूछा था प्रश्न उसमें आपको क्या निकालना था? माध्यिका 2022 वाले परीक्षा में ये आपसे प्रश्न पूछा था। अब यहाँ पे देखिए आपको आयु दिया गया है विद्यार्थियों का और कितने विद्यार्थी उस आयु के हैं ये दिया गया है। तो जब माध्यिका निकालना होता है तो हम क्या कर लेते हैं? हम कर लेते हैं यहाँ पे विद्यार्थियों की जो संख्या दी गई है, इसका मतलब बारंबारता दिया गया है, और यहाँ पे एक कॉलम हम बढ़ा लेते हैं संचयी बारंबारता का। ये देखिए पहले आयु कितने कितने वर्ष है? 12 13 14 15 और 16। अब 12 वर्ष के कितने विद्यार्थी हैं? 4, फिर 5, 13 वर्ष के, 14 वर्ष के 4, 15 वर्ष के 6 और 16 वर्ष के 5। अब इसके बाद देखिए संचयी बारंबारता में क्या लिखा जाता है? आयु 12 के 4 विद्यार्थी आए और इससे पहले कोई जो है कोई आयु के बच्चे हमारे पास नहीं आए हैं, तो अब तक 4 बच्चे आ चुके हैं तो 4 लिख दिया। अब 13 वर्ष के 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे पहले हमारे पास थे तो 4 और 5 ये कितना हो गया? 9। इसके बाद देखिए 14 वर्ष के 4 विद्यार्थी आ रहे हैं, 9 विद्यार्थी पहले आ चुके हैं तो 9 और 4 13, यहाँ पे लिख दीजिए। 15 के 6 आ रहे हैं तो ये हो जाएगा 19, और ये 16 के 5 आ रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 24। इसको भी जोड़ोगे आप तो आपको मिल जाएगा 24, और यहाँ 24 विद्यार्थी बताया भी है, तो संचयी बारंबारता 24 हो गया। यानी कि n का जो मान हो गया हमारा, यहाँ पे n की जो वैल्यू हो गई वह 24 हो गई, जो कि सम है। तो सम के केस में जो माध्यिका का फॉर्मूला लगता है वह यहाँ पे लगेगा। सम के केस में माध्यिका का फॉर्मूला हो जाता है पूरे के बटे 2 और 2 पदों का योग होता है। कौन कौन से पद? n बटे 2वें पद का मान, n बटे 2वें पद का मान धन n बटे 2 धन 1 वे पद का मान। अब यहां पे लिख दीजिए n की वैल्यू 24 है तो 24 बटे 2 यानी कि 12वें पद का मान, और धन ये 12 धन 1 13वें पद का मान, और बटे 2 ये हो गया। अब देखिए 12वें पद का मान क्या है? देखिए 12 वर्ष के 4 विद्यार्थी सबसे पहले इस आंकड़े में आ रहे हैं, ठीक। इसके बाद 13 वर्ष के 5 विद्यार्थी, तो यहां तक 9 विद्यार्थी हो गए। 9 के बाद आप देखेंगे 14 वर्ष के 4 विद्यार्थी आ रहे हैं, यानी कि 10वां विद्यार्थी, 11वां, 12वां और 13वां जो विद्यार्थी है वो कितने वर्ष का है? वह 14 वर्ष का है। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं? यहां से आप बोल सकते हैं कि जो 12वें और 13वें पद का मान होगा वह कितना होगा? 14 होगा। तो 14 धन 14 बटे 2 यानी कि मान कितना आ जाएगा? 14। तो माध्यिका कितना आ गया? 14। यही आपका माध्यिका हो जाएगा 14, ठीक। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आपने ये कर लिया। इसके बाद देखिए प्रश्न का 15 है, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है और AOB व्यास है। O जो है यहाँ पे ये वृत्त का केंद्र है और AOB यह क्या है? व्यास है। तो पूछ रहा है कि वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार हैं, बिंदु C और D इस प्रकार हैं कि कोण CAB यानी कि ये वाला कोण 30 अंश और कोण ABD यानी कि ये वाला कोण आपका 40 अंश का है। तो कोण CAD यानी कि
ये पूरा कोण आपसे पूछ रहा है, ये पूरा कोण आपसे पूछ रहा है, कोण CAD और कोण CBD। CBD ये हो जाएगा CB और D, यानी कि ये पूरा कोण, ये दो कोण आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब कैसे यहाँ पे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिएगा कि AOB व्यास है और इस व्यास के द्वारा परिधि पे आंतरित कोण, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त में बना कोण, तो ये कोण 90 अंश का हो जाएगा। ये देख रहे हैं AOB वृत्त को दो भागों में बांट रहा है और इसी के द्वारा जो है परिधि पे आंतरित कोण क्या कहलाता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी कि ये कोण 90 अंश। इसी तरीके से ये कोण D जो हो जाएगा ये भी 90 अंश का होगा। ठीक, अब ये कोण 90 अंश का है, ये 90 अंश का है। अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC जो ऊपर वाला त्रिभुज है, इसमें आप देखेंगे एक कोण 30 अंश का, एक 90 अंश का। तो जो कोण बचा हुआ है वह कितने अंश का होगा, 90, 30, 120, 180 में से घटा दीजिए, तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये कोण हो जाएगा आपका 60 अंश। ठीक, ये 60 है, ये 40 है, तो कंप्लीट कोण CBD कितना हो जाएगा, CBD हो जाएगा कोण 60 धन 40, यानी कि 100 अंश का। और इसके बाद देखिए नीचे वाले त्रिभुज में ABD में ये कोण 40 अंश, ये 90 अंश, 130 अंश, तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, ये 50 अंश का। तो 50 और 30 यानी कि कोण CAD कितने अंश का हो जाएगा, 30 धन 50, 80 अंश का। ये दो कोण आपको निकालने थे, ये दो कोण आसानी से आप निकाल लोगे। पहले आप लिख दोगे ये कोण 90 अंश का, ये कोण 90 अंश का, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। उसके बाद आप दिखा दोगे, ऊपर वाला त्रिभुज आप लिख दोगे और ऊपर वाले त्रिभुज में अंतः कोणों का योग जो है 180 दिखा दोगे, तो आपको ये वाला कोण मिल जाएगा। और इसके बाद जो है आप ये वाला कोण दिखा दोगे, ये कोण मिलके बनेगा। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे बहुत आसानी से, और यही आपका उत्तर आ जाएगा 100 और 80 अंश। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 16, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ABC एक चक्रीय चतुर्भुज है, और इसके आगे देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, यहीं पे प्रश्न में आगे भी लिखा हुआ है, यहां छूट गया है। यदि कोण ADC 140 अंश, ADC यानी कि ये D बिंदु है, ADC 140 अंश हो तो कोण BAC ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये आपका प्रश्न हो गया यहाँ पे कि एक जो है आपको चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है और कोण ADC का मान जो है आपको 140 अंश दिया गया है, और किसका पूछ रहा है, कोण BAC का, यानी कि इस वाले कोण का मान आपसे पूछ रहा है। अब देखिए चतुर्भुज यहीं से लिख सकते हैं, चतुर्भुज ABCD में जो कोण B होगा, कोण B और कोण D, जो कोण आपको दिया गया है, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। क्यों, क्योंकि दोनों चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो कोण B का मान कितना आ जाएगा, ये कोण आपका आ जाएगा 40 अंश, क्योंकि ये 140 है। तो कोण B जो आ गया यहां से, 180 माइनस 140, 40 अंश हो जाएगा। इसके बाद देखिए 40 अंश आपको पता चल गया। अब AOB आपका व्यास है, यानी कि ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि इसके ऊपर आधा वृत्त है और नीचे आधा वृत्त है, और ये जो कोण है ये अर्धवृत्त में बना कोण है, यानी कि ये कोण 90 अंश का हो जाएगा। ठीक, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि कोण ACB जो होगा 90 अंश का होगा। यहां लिख सकते हैं अर्धवृत्त में बना कोण है, ये लिख दीजिएगा। और इसके बाद देखिए हम देखेंगे त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में क्या हो रहा है, एक कोण 90 अंश का है, एक 40 अंश का है,
तो ये कोण कितने अंश का होगा? 90, 40, 130 और कुल होता है 180, तो ये कोण हो जाएगा आपका 50 अंश का। ठीक, तीनों अंतः कोणों का योग जो होगा 180 अंश होगा, तो इसलिए 90 धन 40 130 माइनस 180 कितना आ जाएगा? 50 अंश आ जाएगा। कोण BAC का जो मान हो जाएगा, कोण BAC बराबर हो जाएगा 50 अंश। ठीक, तो इस तरीके से इसको भी आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 17 है, किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों की वर्ष में आयु के आंकड़े निम्नलिखित हैं। ये देखिए 2018 में भी ये प्रश्न पूछा गया था और 2022 में अभी इस प्रश्न को हमने सॉल्व करके देखा है। माध्यिका कितना आया था? 14। ठीक, तो इस तरीके से अब इस प्रश्न को हमने सॉल्व भी किया था, आप चाहें तो दोबारा कर सकते हैं एक बार खुद से। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 18 है, एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर व लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। एक रोलर का व्यास दिया गया है। ठीक, रोलर क्या होता है? आपने देखा होगा सड़कों पे रोड रोलर चलते हुए, जो सड़क होती है उसको समतल करने के लिए इस तरीके से लोहे का बेलन होता है, जो इस तरीके से सड़क पे घूमता है, जिससे क्या होता है सड़क जो है समतल हो जाती है। ठीक, तो इस तरीके से अब आप समझिए कि रोलर एक चक्कर में रोलर कितना चलेगा। ठीक, एक चक्कर में रोलर कितना चलेगा ये आप कैसे देखिए, ये नीचे वाला पॉइंट जो है यहाँ पे अभी मेरे हाथ पे है, तो ये एक चक्कर चलेगा, जब एक चक्कर चलेगा फिर से नीचे वाला पॉइंट यहाँ आएगा, तब जो है एक चक्कर पूरा होगा। और एक चक्कर में ये चलता है अपने परिधि के बराबर, जो इसकी परिधि होती है, वृत्त की परिधि होती है, जो बेलन के आधार की में जो वृत्त होता है। ठीक, तो इस तरीके से ये एक चक्कर जब चलेगा तो कितना चलेगा? ये एक चक्कर चलेगा, एक चक्कर चलने में ये चलेगा 2 पाई r के बराबर, अपने परिधि के बराबर। r इसकी त्रिज्या है, तो ये अपने परिधि के बराबर चलेगा एक चक्कर में। ठीक, अब देखिए इसका व्यास दिया गया है 70 सेंटीमीटर, लंबाई 2 मीटर। इस रोलर की जो लंबाई है वह 2 मीटर दी गई है, तो बोल रहा है कि 50 चक्कर में कितने वर्ग मीटर चलेगा। अब जो चलेगा वो वर्ग मीटर चलेगा, क्योंकि ये एक क्षेत्रफल जो है अपने सामने पूरा जो है वो बराबर करता हुआ चलेगा। ठीक, तो हमको तो दूरी एक चक्कर में पता चल गया कितना चलेगा, और जो इसका चौड़ाई कितना कवर करते चलेगा, जो इसकी लंबाई है 2 मीटर, वो भी हमको पता हो गई। अब यहां से हम निकाल लेते हैं, देखिए कि 50 चक्कर में कितने वर्ग मीटर चलेगा, तो वर्ग मीटर में उत्तर देना है, और हमको व्यास जो है वह दिया है किसमें? सेंटीमीटर में। तो व्यास में 100 से भाग कर लेते हैं, तो ये मीटर में हो गया, और इसके बाद ये 7/10 हो गया आपका व्यास। व्यास क्या हो गया? 7/10 हो गया। अब इसके बाद यहां पे देखिए, यहां पे हम निकाले एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई r के, या 2r पाई लिख सकते हैं, और व्यास क्या होता है? 2r होता है, 2 गुना होता है त्रिज्या का, यानी कि 7/10 पाई इतनी दूरी चलेगा। और कितना क्षेत्र कवर करेगा? तो एक चक्कर में चला गया क्षेत्र हो जाएगा 7/10 पाई, ये लंबाई हो गया, चौड़ाई बेलन अपने जो उसकी लंबाई है उसके बराबर चलेगा, यानी कि 2, तो ये हो जाएगा 2 से काट दीजिए 7/5 पाई, 7/5 पाई। और 50 चक्कर में, तो 50 चक्कर में चला गया क्षेत्र जो हो जाएगा वह बस इसमें 50 से गुणा कर दीजिए, 7/5 पाई में 50 से गुणा करेंगे
तो ये 50 जो है 10 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा कितना 70 पाई वर्ग मीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा 70 पाई वर्ग मीटर। अब इसको चाहे 70 पाई को तो पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं। पाई होता है 22/7, 7 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा। ये आ जाएगा कितना 220 वर्ग मीटर। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा 220 वर्ग मीटर। आपके पवन सीरीज में इसका गलत सॉल्यूशन दिया गया है। उन्होंने इसको जो 2 मीटर लंबाई है बेलन की उसको कंसीडर ही नहीं किया है, ठीक है। तो उन्होंने दूरी बस निकाली है, ये समझ लीजिए, और उत्तर में लगा दिया है वर्ग मीटर। लेकिन ये आपका सही सॉल्यूशन है, गुणे 2 रहेगा, तो इसलिए ये आपका 220 वर्ग मीटर आएगा। और इसको मैंने राजन सीरीज में भी सॉल्व कराया है, वहां भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं संख्या 19 है। 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। अब 700 को दो भागों में बांटना है जिसमें से एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। माना 700 का एक भाग x है, तो दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग जो 700 में से घटा दीजिए x को, जो बचेगा यही 700 माइनस एक्स, यही दूसरा भाग हो जाएगा। ठीक, दूसरा भाग 700 माइनस एक्स होगा, लिख दीजिए। अब इसके बाद समझिए कि एक भाग का 40% यानी कि x का 40% ये बराबर किसके हो जाएगा, x का 40% यानी कि x गुणे 40/100। शून्य से शून्य काट दीजिए और ऊपर नीचे 2 से काट देंगे तो ये 2 और 5, 2x/5 ये हो जाएगा x का 40% यानी एक भाग का 40%। और 700 माइनस एक्स, 700 माइनस एक्स का 60% बराबर कितना होगा, ये होगा 700 माइनस एक्स गुणे 60/100। शून्य से शून्य कटा और ये 3/5 और ये 700 माइनस एक्स है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 3 गुणे 700 माइनस x/5, ये हो गया। अब बोल रहा है कि, अब प्रश्न में जो बोल रहा है कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है, यानी कि x के 40% में अगर 700 माइनस x का 60% घटा दिया जाए तो कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। यानी कि 2x/5 माइनस 3 इंटू 700 माइनस x/5 बराबर कितना आना चाहिए, 80 के। ठीक, अब देखिए दोनों हर समान है तो दोनों के बटे 5 और ये 2x माइनस 3 गुणे 700 माइनस x बराबर 5 का गुणा 80 में हो जाएगा, 80 गुणे 5। अब इसके आगे सॉल्व करिए, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस का गुणा होगा और 3 का गुणा होगा 700 में तो माइनस 2100 और फिर माइनस 3 का गुणा होगा माइनस x में तो प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा, 80 का गुणा 5 में होगा तो ये हो जाएगा 400 और 3x और 2x 5x हो जाएगा माइनस 2100 बराबर 400 के। और 5x बराबर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 400 प्लस 2100 और 5x बराबर हो जाएगा 2500 और x बराबर कितना हो जाएगा 2500/5, यानी x का मान कितना आ गया 500, यानी कि पहला भाग आ गया आपका 500। तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग आपका कितना है 700 माइनस x है तो 700 माइनस 500 हो जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 200।
तो दूसरा भाग 200, पहला भाग आपका 500, दूसरा भाग आपका 200, यही आएगा। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं उत्तर को। 500 का 40% कितना होगा? 200, और 200 का 60% कितना होगा? 120, और 200 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा? 80। तो बिल्कुल सही आपने सॉल्व किया है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 20 है। पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, यानी कि ये वर्ग है, एक वर्ग आपको दिख रहा है। ये चारों भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति है वर्ग है। इसको ऐसे नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ये आपको वर्ग दिख रहा है। अब इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना है। इसी वर्ग में एक वृत्त बना हुआ है, हमको दिख रहा है। वृत्त जो है ये चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ बना है। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो सबसे पहले किसी वृत्त का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना होता है तो हमको क्या चाहिए होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि उस वृत्त की त्रिज्या हमको मालूम होनी चाहिए। तो अब देखिए ये वर्ग की भुजा है 28, और इस बिंदु को अगर हम E और F कहें और ये केंद्र O से होके जा रहा है, तो ये EF किसके बराबर होगा? आप कहीं भी लंबवत मिला दीजिए वर्ग की भुजाओं को, तो बीच में दूरी कितनी होगी? जितनी इसकी दूरी है 28, यानी कि जो इसका व्यास हो जाएगा वृत्त का, यानी कि 2r की जो वैल्यू हो जाएगी वह 28 हो जाएगी, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। r की वैल्यू 14 आ गई, तो यहाँ पे एरिया में रख दीजिए पाई की वैल्यू 22/7, और r की वैल्यू 14 है, तो 14 गुणे 14, और 7 से 14 को काटिए, 2 बार में कट गया, और 22 का गुणा जो हो जाएगा 2 में तो 44, और गुणे 4। अब देखिए 14 चौक 56, हासिल लगा 5, फिर 14 चौक 56, और 5 61, तो ये कितना आ जाएगा? 616 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा इस वृत्त का क्षेत्रफल। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 21 है। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों के योग 4 आने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए जब दो पासों को फेंका जाता है तो 36 घटनाएं होती हैं। मैंने आपको लिख के बताया था कि पहले पे एक आ जाए, और पहले पे एक आते हुए इसी तरीके से कितना 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। इसी तरीके से पहले पे 2 आते हुए दूसरे पे 6 तक कुछ भी आ सकता है। इसी तरीके से आपने देखा था 36 घटनाएं होती हैं। अब क्या बोल रहा है कि अंकों का योग 4 आना चाहिए। अब यहां देखिए 1 धन 1 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसी में 1,3 जहां आएगा वहां क्या होगा? अंकों का योग 4 होगा। तो 1,3, और दूसरे में सोचिए 2 कामा सब रहता है, तो 2 पे क्या होगा? योग 4 होगा, और तीसरे में 3,1 पे योग 4 होगा। अब चौथे कॉलम में सोचेंगे तो 4,1, 4,2, 4,3, तो कहीं भी योग जो होगा 4 होगा ही नहीं, क्योंकि 4 एक संख्या खुद में है और उससे बड़ी सारी संख्याएं जुड़ेंगी तो वैल्यू 4 से ज्यादा जाएगा। इसी तरीके से 5 वाले कॉलम में भी जो है योग 4 से ज्यादा है, कोई योग 4 नहीं मिलेगा, और 6 वाले कॉलम में भी, 6 वाले रो में भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से अब यही 3 संख्याएं जो हैं आपको मिलेंगी जिनका जो योग होगा वह क्या होगा? 4 होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी होता कुल घटनाएं 36 हैं, और ऐसी घटनाएं जिसमें जो है दोनों पासों पे जो अंक आ रहे हैं उनका योग 4 है, ऐसी कितनी घटनाएं हैं? 3 घटनाएं हैं। तो 3/36, 3 से काटिए ऊपर नीचे, तो 1 और 2 12, 1/12 ये आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। यानी कि 12 घटनाओं में एक घटना ऐसी होगी जब पासों पे जो अंक आएंगे उसका योग जो होगा वह कितना होगा? 4 होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 22 है। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो पहले पे हेड, दूसरे पे टेल आ सकता है, या पहले पे हेड दूसरे पे भी हेड आ सकता है। और इसके अलावा देखिए पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर दोनों पे टेल आ जाए। ठीक,
2 के घाते n, 2 सिक्का उछाला गया तो 2 के घाते 2 यानी कि 4, कुल 4 घटनाएं, यही घटनाएं घटित होंगी। और आपसे क्या पूछ रहा है कि जब 2 सिक्का एक साथ उछाला गया तो दोनों सिक्कों पे एक साथ शीर्ष आने की संभावना। तो आप देखिए 4 घटनाएं घटित हो रही हैं, 4 में से कितनी ऐसी घटना है कि दोनों पे हेड आ रहा हो? केवल एक घटना ऐसी है कि दोनों पे हेड आ रहा हो। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? कुल घटनाएं 4 घटनाएं, और हमारे अनुकूल कितनी घटना घटित हो रही? केवल एक घटना ऐसी है जिसमें दोनों पे हेड आ रहा है। तो 1/4 ये हमारा प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय लिखिए। अब यहां पे देखिए आपसे क्या पूछा? आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा ही नहीं। प्रोबेबिलिटी तो एक स्टेप बाद हम लोग काउंट करके संख्याओं को तब प्रोबेबिलिटी निकालता है। यहां पे आपसे समुच्चय ही केवल पूछ लिया है। तो देखिए क्या बोला है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय लिखिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप सबसे पहले अब इसमें लिख लीजिए, 1, आता है, 1 आते हुए 2 आ सकता है, 1 आते हुए 3 आ सकता है, 1 आते हुए 4 आ सकता है, 1 आते हुए 5 आ सकता है, 1 आते हुए 6 आ सकता है। देखिए 3 आते हुए 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है दूसरे पे, तो वो हम लिख रहे हैं। इसी तरीके से 4 अगर आ रहा हो पहले पासे पे, तो दूसरे पे 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है, जिसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये हो गया। इसके बाद देखिए अगर पहले पासे पे 5 आ रहा हो तो दूसरे पे 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो ये सारी संभावनाएं यहाँ पे मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है। अब देखिए पहले पासे पे अगर 6 आ रहा हो तो दूसरे पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 2 आ सकता है, दूसरे पे 3 आ सकता है 6 के साथ, दूसरे पे 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 खुद भी आ सकता है। तो ये कुल 36 घटनाएं ऐसी हैं जो 2 पासों को एक साथ फेंकने पे घटित हो सकती हैं। अब बोल क्या रहा है, आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि जब 2 पासों को फेंका जाए तो अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय लिखिए। अब देखिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं हमारी होती हैं, 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, 8, 9 भाज्य होता है, 10 भी भाज्य होता है, 11 अभाज्य होता है, इसी तरीके से 13। अब देखिए 13 से बड़ी संख्या मिलेगी ही नहीं, क्योंकि एक एक को जोड़ेंगे तो ये आपको 2 मिलता है और सबसे बड़ा दोनों 6, 6 आ सकता है, तो 6 को जोड़ेंगे तो 12। तो 13 से छोटा ही सभी संख्या रहेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए अब एक समुच्चय मान लेते हैं, ऐसी संख्याओं का ए होगा, ठीक। ऐसे अब हम ऐसे ग्रुप को पकड़ेंगे, ऐसी घटना को। देखिए ये एक घटना है कि हमने जो है 2 पासों को फेंका और दोनों पे 1 और 1 आ गया, दोनों पासों पे। तो 1 1 कितना होता है? 2 होता है। तो ये 2 क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। 2 हमारी अभाज्य संख्या है, तो 1, 1 इसमें लिखा जाएगा। ऐसे संख्याओं का समुच्चय, ऐसे अंकों का योग जो है वो अभाज्य संख्या होने की समुच्चय। तो इसका अंकों का योग जो है वह अभाज्य संख्या है, तो इसको हम उस ग्रुप में डाल देंगे और 1, 3 को भी डालेंगे, 1, 3 को भी डालेंगे और 1, 4 देखिए योग कितना होगा? 5 होगा, तो 1, 4 भी आएगा। 1, 5 योग 6 हो जाएगा, नहीं आएगा। और 1, 6 आएगा, क्योंकि योग जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको पहले रो में 4 संख्याएं, 4 घटनाएं ऐसी मिल गई। अब इसके बाद देखिए 2, 1 आएगा, 2, 1, 2, 2 नहीं आएगा, 2, 3 क्योंकि योग जो है 5 है। और 2, 4 नहीं आएगा, 2, 5 आएगा,
और 2,6 नहीं आएगा। इसके बाद देखिए 3,1 का योग कितना होगा, 4 होगा तो नहीं आएगा। 3,2 आएगा, योग 5 होगा। 3,3 6 हो जाएगा। 3,4 ये लिया जाएगा और 3,5 8 हो जाएगा और ये 9 नहीं, 3,4 तक बस आएगा। इसके बाद देखिए इसमें 4,1 ये आएगा, 4,3 ये भी आएगा और 4,4 नहीं, 4,5 भी नहीं, 4,6 भी नहीं। इसके बाद देखिए 5,2 5,1 नहीं आएगा, 5,2 क्योंकि योग 7 होगा। 5,3 नहीं, 5,4 5,5 नहीं, 5,6 ये लिया जाएगा और इसमें देखिए 6,1 आएगा क्योंकि योग 7 होगा और ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा 6,5 योग 11 और 6,6 नहीं आएगा, योग 12 होगा जो कि भाज्य संख्या होता है। अब देखिए यहाँ पे ऐसी संख्याएं हमने लिख दिया जिनका जो है योग जो है वो अभाज्य संख्या है। तो ये जो हो गया हमारा ऐसा समुच्चय हो गया जिसमें ऐसी पासों पे ऐसी संख्याएं आई हैं जिनका योग जो है वो अभाज्य संख्या हम आया है। तो यही हमको समुच्चय बस बताना था, हमको यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं बताना था। यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ एक करेक्शन है, देखिए 1,2 होगा, यहाँ पे योग 3 आना चाहिए। ठीक, तो ये जो हो जाएगा अब यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से 3600 घटनाएं हमको पता है जो घटित होंगी दो पासों को एक साथ फेंकने पे। अब जो है हमको दो पासों पे बारी बारी से हम देख लेंगे किनका योग जो है अभाज्य संख्या के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से अब आप इसको आसानी से कर लेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पद दिए गए हैं, 21 2 बार आ रहा है, 22 3 बार आ रहा है, 23 5 बार आ रहा है, 24 1 बार आ रहा है, 25 जो है 2 बार आ रहा है। तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है? सबसे अधिक बार वो आ रहा है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, 5। तो 5 बार कौन आ रहा है? 23। यही 23 जो हो जाएगा ये हमारा बहुलक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बस आपको उत्तर में बहुलक बराबर 23 लिख देना है और आप चाहें तो लिख सकते हैं इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, मतलब 23 5 बार आ रहा है इसलिए जो है ये बहुलक है। तो बारंबारता बंटन में जब भी आपको देखना होगा कि बहुलक कौन सा है तो देखिएगा बारंबारता किसकी सबसे अधिक है, उसके सामने पद कौन सा, वो पद आपका बहुलक होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। अब यहाँ पे एक भिन्न की बात की जा रही है, भिन्न आपको निकालना है। तो मान लेते हैं, माना वह भिन्न, अब भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है। तो अंश मान लिया हमने x है और हर जो है y है। ठीक, अब देखिए प्रश्न में बोल क्या रहा है उसके अनुसार आपको समीकरण बनाना होगा। यदि देखिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जा रहा है, यानी कि x/y के अंश में से 1 अगर घटा दिया जा रहा है तो इसका मान क्या हो जा रहा है, 2/3 हो जा रहा है। ठीक, तो अब इसको तिर्यक गुणा कर लीजिए, इसके हर का इधर अंश में गुणा हो जाएगा, यानी कि 3 गुणे x - 1 हो जाएगा और ये 2 गुणे y हो जाएगा, इधर y हर का गुणा इधर अंश में। तो ये कितना हो जाएगा, 3x - 3 बराबर 2y और इधर ले आइए y को, तो 3x - 2y, 3x - 2y प्लस 2y था, इधर आएगा -2y हो जाएगा और -3 को उधर भेज दीजिए, +3 हो जाएगा। ये हमारा हो गया पहला समीकरण, इसको नाम दे दिया गया, पहला समीकरण हमने नाम दे दिया। अब इसके बाद देखिए ये पहले जो पहला कंडीशन हमको दिया था उसके अनुसार हमने यहाँ पे समीकरण बना लिया। दूसरा क्या बोला है, और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो हमारा भिन्न है x/y।
अब बोल रहा है कि इसके हर में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो इसका मान हो जाता है 1/2। फिर से तिर्यक गुणा करिए, 2 का गुणा x में 2x और ये y प्लस 4 में 1 का गुणा हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 4। ठीक, 1 का गुणा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 4 के। ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। ठीक, अब दो समीकरण हैं हमारे पास, इन्हीं दोनों समीकरणों से हम x और y का मान निकालेंगे। तो सरल समीकरण हैं दोनों और दो चर हैं, तो इसका हम कैसे, विलोपन विधि से इसको हम कर लेते हैं। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि जो कोफिशिएंट होते हैं, जैसे x का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ 2 है, और यहाँ पे फिर y का कोफिशिएंट देखिए 2 है और यहाँ 1 है, मतलब -2 है और -1 है। तो अब हम क्या प्रयास करते हैं कि हम किसी एक पद को विलुप्त कर दें। कैसे, पहले हम इसका कोफिशिएंट बराबर करते हैं। तो कोफिशिएंट बराबर करने के लिए यहाँ पे देखिए 2 है और ये 1 है, तो बराबर करना आसान है। और अगर x का बराबर करना होगा तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 3 से। तो केवल एक ही जगह हमको गुणा करना पड़े, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 से दोनों तरफ गुणा होगा। ये हो जाएगा 2 गुणे 2x माइनस वाई और 2 गुणे 4, ऐसे हो जाएगा। और 2 का गुणा होगा तो ये 4x माइनस 2y बराबर 8। ये आपका समीकरण 3 आ गया। समीकरण 3 और समीकरण 1 को ध्यान से देखिए, दोनों जगह y का कोफिशिएंट -2 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जब दोनों जो चिन्ह होंगे, जैसे दोनों जगह माइनस है, -2y यहां भी है, -2y यहां भी है। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। और अगर अलग अलग होता है, यहाँ माइनस होता है वहां प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है, तो जोड़ देते। ठीक, तो अब समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस 2y बराबर 3 के। और तीसरा कितना है, देखिए यहाँ पे 4x माइनस 2y बराबर 8। 4x माइनस 2y बराबर 8। अब इसको जब घटाते हैं तो नीचे वाला जो समीकरण होता है उसके सारे चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे 4x है तो -4x हो जाएगा, ये -2y है तो +2y हो जाएगा, और ये +8 है -8 हो जाएगा। अब देखिए 4x में से 3x में से 4x घट रहा है तो -x बचेगा, और -2y में +2y यहाँ पे जुड़ रहा है तो 0 हो जाएगा। और ये 3x में से 8x घट रहा है तो -5 बचेगा, और -x बराबर -5। अब दोनों तरफ -1 का गुणा कर दीजिए या चिन्ह सीधे काट दीजिए, x बराबर 5 आपको मिल गया। अब x का मान यहां से आपको 5 मिल गया। देखिए y वाला पद विलुप्त हो गया, x का मान आपको 5 मिल गया। अब y का मान आप निकाल सकते हैं, x का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, किसी में भी रख दीजिए। पहले में रखेंगे, देखिए 3 गुणे 5 15 -2y बराबर कितना हो जाएगा, 3 के। तो 15 यही लिख दीजिएगा समीकरण x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पे, तो 15 -2 इंटू वाई बराबर 3 के है, और -2y बराबर इधर जाएगा 3 -15, और -2y बराबर हो जाएगा -12 के। और y बराबर कितना हो जाएगा, -12 बटे -2, माइनस माइनस कटेगा और 2 से 12 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 6। यानी कि y का मान कितना आ गया, 6। और यहाँ पे हमारा भिन्न हमने माना था x बटे y, जो कि कितना हो जाएगा, 5 बटे 6। ये हमारा भिन्न का मान हो जाएगा 5 बटे 6, यही भिन्न होगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आपने भिन्न का मान निकाल लिया। अब उम्मीद है कि यहां तक आपको प्रश्न संख्या 25 तक सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, और आपको कहीं भी किसी प्रश्न में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। और इस क्लास को शेयर करिए, इसको लाइक करिए, और अपने दोस्तों को बताइए, जरूर बताइए कि क्लास चल रही है, इसको आप पढ़ो। आप शेयर किए रहोगे और बताए रहोगे
तो जरूर लोग पढ़ेंगे और किसी का बैक नहीं लगेगा। अब देखिए इसी तरीके से सभी विषय पढ़ाए गए हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर पढ़िए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल बेल आइकन है उस पर क्लिक करिएगा। और साथ ही साथ ऐसे ही देखिए आपको पढ़ना है राजन सीरीज को भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हल कर लेना है। और अगर अभी आपको लग रहा है कि हाँ मैं प्रैक्टिस करना चाह रहा हूं डेली, तो आपको मैंने मॉडल पेपर्स भी कराए हैं, तो वो भी करते रहिए इसी तरीके से। अब देखिए अगर आप चाह रहे हैं कम समय में तैयारी करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है अस्तित्व एकेडमी ऐप का, वहां पे आपको 4th सेमेस्टर का सब कुछ पढ़ने के लिए मिल जाएगा, विथ नोट्स, विथ टेस्ट सीरीज और विथ राजन पवन सीरीज का पीडीएफ और विथ डाउट सेशन। अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक आप ऐसे ही बने रहिए चैनल से, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।